हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 31 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ग्लोबल विंड रिपोर्ट। इसका 16वां एडिशन रिसेंटली रिलीज किया गया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। आपको पता ना ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। ये देख लीजिए, रिसेंटली ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जो कि 16वां एडिशन है, इसको रिलीज किया गया है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट, इसमें बताया गया है कि 2020 के दौरान पूरे विश्व में जो विंड एनर्जी है उसका कंट्रीब्यूशन 93 गीगावाट बढ़ गया है, जो कि अभी तक किसी एक सिंगल ईयर में हाईएस्ट है। तो 2020 में 93 गीगावाट विंड एनर्जी जनरेट हुई है, जो कि पिछले वर्ष से 53% अधिक है। ये ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जो है, इसमें बताया गया है वर्तमान में टोटल विंड एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? 743 गीगावाट, 743 गीगावाट, जो कि 1.1 बिलियन टन CO2 एमिशन को रोकती है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर हमें प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड रोकना है तो पर ईयर 180 गीगावाट विंड एनर्जी जनरेट होनी चाहिए। उसके साथ ही इन्होंने ये बताया है कि अगर 2050 तक हमें नेट कार्बन जीरो एमिशन चाहिए तो 280 गीगावाट विंड एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी। तो विंड एनर्जी के विषय में सारा डाटा दिया गया है 16वीं ग्लोबल विंड रिपोर्ट में, जिसको जारी किया ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में, और CEO कौन है? बेन बैकवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली किस एंटिटी के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइफ को रिलीज किया है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि किस तरह से डाटा के द्वारा जो गरीब लोग हैं उनके जीवन स्तर में इम्प्रूवमेंट की गई है। डाटा अगर सही से प्रोवाइड किया जा सके तो किसी भी कंट्री के लाइवलीहुड में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। यही बताया गया आपके वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में, डाटा फॉर बेटर लाइफ्स, जिसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें 130 SDG इंडिकेटर्स हैं, जिसमें इंडिया ने 54 में परफॉर्मेंस की है, या फिर इंडिया में जो है 54 इंडिकेटर्स पर फोकस किया गया है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइफ्स वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, जबकि MD एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अंशुला कांत। और याद रखिएगा टोटल 189 मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक में, जो कि IBRD के मेंबर कहलाते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा IDA भी है वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप स्कीम किसने लॉन्च की है? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी, PM मोदी बांग्लादेश की विजिट पे थे। उन्होंने स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की है बांग्लादेश के युवाओं के लिए। ये देख लीजिए, PM मोदी ने बांग्लादेश में युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम या फिर स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की है। ये स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम, इसको रन कौन करेगा? तो इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको रन करेगा। PM मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश के कम से कम 50 एंटरप्रेन्योर्स आए और इंडिया घूमें, साथ ही साथ इंडिया के वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलें। तो PM मोदी ने इंडिया के माध्यम से बांग्लादेश में स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। 30 मार्च को मैंने बताया था बांग्लादेश अपना 50वां वर्षगांठ मना रहा है इंडिपेंडेंस का, जो कि वहाँ के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी 26 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनिफर ग्रैनहोम, ये करंटली किस कंट्री की एनर्जी सेक्रेटरी हैं? तो जेनिफर ग्रैनहोम ये US की एनर्जी सेक्रेटरी हैं। कहाँ की? US की। ये देख लीजिए, ये है जेनिफर ग्रैनहोम, वर्तमान में US अमेरिका की एनर्जी सेक्रेटरी हैं। इंडिया में जैसे मिनिस्टर होता है वैसे वहाँ पे सेक्रेटरी होती हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जेनिफर ग्रैनहोम US की एनर्जी मिनिस्टर हैं। इंडिया में रिसेंटली धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने US की सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी जेनिफर ग्रैनहोम के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसमें बताया गया है कि दोनों लोग रिवैम्प इंडिया US SEP पर फोकस करेंगे। SEP मतलब स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। तो इन दोनों बंदों का नाम याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और कई बार इसमें पूछ लेते हैं SEP का फुल फॉर्म। तो इंडिया US स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। तीसरी मीटिंग रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई है इंडिया और US के बीच में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया धर्मेंद्र प्रधान ने और US को
जेनिफर ग्रैनहोम, जो वहाँ की सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्मेन मारिया मकाडो, इन्होंने 2021 का राथबोन्स फोलियो प्राइज ऑफ द ईयर जीत लिया है। आप होता ना कार्मेन मारिया मकाडो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं यूएस से। कहाँ से? यूएस से। ये देख लीजिए, ये है कार्मेन मारिया मकाडो। इनकी एक रचना है इन द ड्रीम हाउस। क्या है? इन द ड्रीम हाउस। इन द ड्रीम हाउस के लिए ही कार्मेन मारिया मकाडो को 2021 का राथबोन्स फोलियो प्राइज दिया गया है। तो ये रचना याद रखिएगा और इसके राइटर का नाम याद रखिएगा, इन द ड्रीम हाउस। इसकी राइटर कौन है? कार्मेन मारिया मकाडो, जिनको 2021 का राथबोन्स फोलियो प्राइज ऑफ द ईयर दिया गया है। राथबोन्स फोलियो प्राइज ऑफ द ईयर ये कौन देता है? तो इसको देता है लंदन बेस्ड पब्लिशर है दी फोलियो सोसाइटी। याद रखिएगा, एक साहित्य अवार्ड है राथबोन्स फोलियो प्राइज जो 2021 के लिए मिला है कार्मेन मारिया मकाडो को इन द ड्रीम हाउस। 2020 का नहीं पूछेंगे, लेकिन आप मैक्सिको की एक राइटर थी, उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडिया की बेस्ट बैंक किसको घोषित किया गया है? एसएमई सेक्टर के लिए। तो इंडिया की बेस्ट बैंक है एसएमई सेक्टर के लिए एचडीएफसी बैंक। कौन है? एचडीएफसी बैंक। रिसेंटली एशिया मनी, जो कि हांगकांग बेस्ड एक फिनेंशियल मैगजीन है, उसने एसएमईज के लिए इंडिया की बेस्ट बैंक घोषित किया है एचडीएफसी बैंक को। किसको? एचडीएफसी बैंक को। एशिया मनी, ये देखिए एशिया मनी बैंक अवार्ड जो है 2021 के घोषित कर दिए गए हैं, जो कि एशिया मनी मैगजीन द्वारा अनाउंस किए गए हैं। एशिया मनी मैगजीन है हांगकांग की, उसने बताया कि एचडीएफसी बैंक इंडिया की बेस्ट बैंक है एसएमई सेक्टर के लिए। एचडीएफसी बैंक की बात करें 1994 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नया क्वेश्चन है रिसेंटली नेट हेल्थ की 7वीं एनुअल समिट हुई है, जिसको किसने एड्रेस किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको इनॉग्रेट भी किया है और एड्रेस भी किया है। ये देख लीजिए, नेट हेल्थ इसकी 7th एनुअल समिट हुई है, जिसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनॉग्रेट किया है। नेट हेल्थ समिट जो 7th एनुअल समिट है, उसका थीम क्या था? इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा। अब पोस्ट कोविड एरा तो कह नहीं सकते क्योंकि कोविड फिर से शुरू हो गया है। इतना याद रखिएगा, 7th एडिशन हुआ है नेट हेल्थ समिट का, जिसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेट हेल्थ समिट इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? नेट हेल्थ द्वारा, एक फाउंडेशन है नेट हेल्थ, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार बताया है 2021-22 के लिए जो फिनेंशियल एलोकेशन है बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए, वो 2,23,846 करोड़ है, जो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया का टारगेट है 2025 तक टोटल बजट एलोकेशन का 2.5% हेल्थ सेक्टर पर खर्च करना। कुछ समय पहले ही डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था टीबी मुक्त भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र गिरी, ये राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, जिनको कि इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बताना राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये देख लीजिए, ये है महेंद्र गिरी, ये रेंज ऑफिसर है राजाजी टाइगर रिजर्व के। कहाँ पे? राजाजी टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। महेंद्र गिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि इस समय राजाजी टाइगर रिजर्व में पोस्टेड है। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ये IUCN द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया के साथ मिलकर। इस बार मिला है महेंद्र गिरी को। IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर का याद मत रखिए नाम, लेकिन CEO याद रखिए, ब्रूनो ओबेरलो। IUCN जो आपको पता ही है, रेड लिस्ट जारी करता है, जिसमें इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये सारे बताता है। 1964 में पहली बार पब्लिश की गई थी रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लर्न, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग मोबाइल ऐप है। आपको पता ना आई लर्न मोबाइल ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नागालैंड गवर्नमेंट ने। किसने? नागालैंड गवर्नमेंट। ये देख लीजिए, नागालैंड गवर्नमेंट द्वारा कोहिमा में रिसेंटली आई लर्न मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए। नागालैंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर S पांगन्यू फोम द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मत सोचेगा कि सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है या फिर नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यूरियो ने लॉन्च किया है। तो आई लर्न एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसको नागालैंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा? USAID का जो निष्ठा कार्यक्रम है उसके तहत लॉन्च किया गया, इतना याद रखिएगा। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। चीफ मिनिस्टर नेफ्यूरियो, गवर्नर है RN रवि।
यूएसएड की बात करें, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो याद रखिएगा 1961 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। फाउंडर कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, यूएस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोप स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, इसकी नई चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई है? तो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस नई चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं सोमा मंडल। ये देख लीजिए, ये है सोमा मंडल, वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की चेयरपर्सन है। ये देख लीजिए, सेल की चेयरपर्सन है, जिनको स्कोप का नया चेयरपर्सन चुना गया है। देखिए, जितनी भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होती हैं उनके ही चेयरपर्सन्स इसकी पोस्ट को धारण कर सकते हैं। तो सोमा मंडल सेल की चेयरपर्सन है, जिनको स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस का नया चेयरपर्सन चुना गया है। 2 वर्षों के लिए सोमा मंडल इस पद पर बनी रहेंगी। स्कोप क्या है? ये जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं इसकी प्रोफेशनल बॉडी है, जिसकी हेड बनी है सोमा मंडल। तो जो सोमा मंडल हैं वो सेल के भी हेड हैं। तो सेल की बात कर लेते हैं। 1954 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और सोमा मंडल इसकी चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाना फेस्टिवल रिसेंटली किस इंडियन स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो यूपी में रिसेंटली बनाना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। ये देख लीजिए, यूपी में रिसेंटली बनाना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। कुशीनगर में ही क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है? क्योंकि कुशीनगर को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत बनाना के लिए चुना गया था 2018 में। यूपी गवर्नमेंट द्वारा इसको चुना गया था। कुशीनगर में कुछ समय पहले ही 3 बनाना फाइबर प्रोसेसिंग यूनिट भी स्टैब्लिश किया चुके हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, लेकिन यूपी में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। हालांकि अभी तक 27 राज्यों की 103 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है 103 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत। सबसे पहले यूपी ने लॉन्च किया था, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप था एवर गिवन, क्या नाम है? एवर गिवन। हालांकि जो कंटेनर शिप है उसके ऊपर प्रिंट है एवर ग्रीन, लेकिन नाम है उसका एवर गिवन। एवर गिवन द्वारा रिसेंटली सुएज कैनाल को ब्लॉक कर दिया गया। आपको पता है सुएज कैनाल, जिसको सुएज नहर कहते हैं, उसकी लेंथ क्या है? तो 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जिसको एवर गिवन ने ब्लॉक कर दिया। ये देख लीजिए, एवर गिवन ने सुएज कैनाल को ब्लॉक कर दिया है। टोटल लेंथ थी इसकी 400 मीटर या फिर 1400 फीट, इतना याद रखिएगा। ये ब्लॉक करने के बाद 367 शिप जो है फंस गए सुएज कैनाल के आसपास। सुएज कैनाल आपको पता ही है मेडिटेरियन और रेड सी को आपस में जोड़ती है। इजिप्ट यानी मिस्र के प्रशासन में आती है सुएज कैनाल। 1859 में शुरुआत हुई थी इसके बनाने की, और बनकर कंप्लीट कब हुई थी? 1869 में। अब ये तो नहीं पढ़ाने योग्य है कि फर्स्ट नहर है, क्योंकि दूसरी कोई नहर बनी ही नहीं जो रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती हो। लेकिन आगे देखिएगा, ये जो एवर गिवन शिप है ये पनामा का शिप है। जापान के कैप्टन इसको चला रहे थे। इंडिया के 25 क्रू मेंबर भी थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म फेयर अवार्ड, इसका कौन सा एडिशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है? तो फिल्म फेयर अवार्ड इसका 66वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। जो 66वां एडिशन है फिल्म फेयर अवार्ड्स का, इसको मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको होस्ट किया है राजकुमार राव और रितेश देशमुख ने। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि 66वां जो फिल्म फेयर अवार्ड होता है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? इरफान खान को। बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला है? तापसी पन्नू को। मूवी का नाम पूछे तो अंग्रेजी मीडियम इरफान खान और तापसी पन्नू थप्पड़। बाकी अमिताभ बच्चन का नहीं पूछेंगे, बेस्ट क्रिटिक्स के लिए मिला है गुलाबो सिताबो। अमिताभ बच्चन को तो ऐसे ही दे देते हैं कि अब एज हो रही है तो देते रहो इनको अवार्ड, अब क्रिटिक्स ना ले लें इसको, है सीरियस। तो फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी? 1954 में। 65th फिल्म फेयर अवार्ड जो इवेंट था वो गुवाहाटी में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी पहली बार मुंबई के बाहर ऑर्गेनाइज किया गया था। 66वां कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? मुंबई में। मोस्टली मुंबई के बाहर, मुंबई में ही होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम कितने राज्यों के लिए लॉन्च की गई है? तो 10 राज्यों के लिए ये यूएल पिन स्कीम लॉन्च की गई है। ये देख लीजिए, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम, इसको 10 राज्यों के लॉन्च कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है। कहना है कि 2022 के मार्च तक पूरे राज्यों में ULPIN स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। इसमें क्या होगा? जितनी भी लैंड बॉडीज होंगी उनको 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। जैसे हमें आधार नंबर दिया जाता है 12 डिजिट का, वैसे ही आपके जो लैंड रिसोर्सेज होंगे उन सभी को 14 डिजिट का लैंड नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, UL पिन प्रोवाइड किया जाएगा। फुल फॉर्म में देखिएगा, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है।
ये देख लीजिए, जो ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसी के तहत ये ULPIN स्कीम लॉन्च की गई है। अच्छा, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन एग्जाम नहीं, प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 2008 में लॉन्च हुआ था। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब कई एजेंसीज ने ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन किया है इंडिया का, जो मुश्किल है कि किसी एग्जाम में पूछें। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही कम प्रोडक्टिव हो जाता है और अननेसेसरी हो जाता है। लेकिन S&P ग्लोबल रेटिंग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी और डगलस एल पीटरसन इसके CEO हैं। ये देख लीजिए, मैनहट्टन न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है S&P ग्लोबल का। अब बाकी इंडिया के लिए प्रेडिक्शन किया है इन्होंने कि फाइनेंशियल ईयर जो 21 स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट 11% रहेगी। तो वो याद रखिए या ना रखिए, मैं नहीं कहूँगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस पर्सनालिटीज, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं वॉल्टर एंथोनी गुस्तावो, दूसरे हैं KC चक्रवर्ती। ये देख लीजिए, ये है वॉल्टर एंटोनी गुस्तावो, रिसेंटली इनका निधन हो गया। इनको वाग पिंटो कहते थे क्योंकि इनका शॉर्ट फॉर्म वॉल्टर एंटोनी गुस्तावो का क्या हो जाएगा? वाग। इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुआ था 1971 में, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। वॉल्टर एंटोनी गुस्तावो, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरा, RBI के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर KC चक्रवर्ती का निधन हो गया। ये देख लीजिए, KC चक्रवर्ती, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक के CMD में रह चुके थे। KC चक्रवर्ती, नाम याद रखिएगा, निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।